हो गया। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी रिवीजन हिंदी में। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंपनी के शासन के बारे में। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया। 1765 में उसको जब दीवानी के अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो क्षेत्रीय शक्ति बनाने का प्रोसेस भी चालू हो जाता है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के उत्तरदायित्व अपने हिस्से में करने लगा तो कुछ रूल लाया जिसे हम देखेंगे। पहला है 1773 से 1858 का कंपनी का शासन, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हर बिंदु पे चर्चा करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में इसका बहुत अधिक महत्व है। कारण इसका तीन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला एंड केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। इसलिए इस एक्ट का बहुत अधिक महत्व है। इसकी विशेषता क्या है? तो 3-4 विशेषता है जो काफ़ी अहम है हम लोग के लिए, उसे जान लीजिए। पहला है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किया गया और इसका सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा काम किया गया कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। तीसरा किया गया कि कलकत्ता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। इसी एक्ट के तहत 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। उस वक्त उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा काम था कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेना पर प्रतिबंध कर दिया गया। और पांचवा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। जो भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी उसका जानकारी उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। लाइक रेवेन्यू, सैन्य, नागरिक मामला, जो भी जानकारी होता था वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य बना दिया। तो 1773 के एक्ट में इतना बिंदु का चर्चा है। आगे हम बात करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। इसका विशेषता ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये एक जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे ध्यान दीजिएगा। पहला ये था कि पहले गवर्नर जनरल और काउंसिल का जो भी मेंबर था वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसे दंड दे सकता था। लेकिन इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल को उसके कंपनी के सेवकों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। दूसरा था कि रेवेन्यू संबंधी जो भी वसूली का मामला था उसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरा था कि कलकत्ता के जितने भी निवासी थे उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया और हिंदू और मुस्लिम का जो भी निजी कानून था उनके अनुसार लागू होगा, उनके निजी कानून के अनुसार लागू करना शुरू कर दिया गया। चौथा था कि प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर जनरल और काउंसिल के अंतर्गत कर दिया गया, यानी सुनवाई गवर्नर जनरल करता था। जो पहले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था उसे भी बाहर कर दिया गया। तो 1781 का संशोधन एक्ट में 4 बिंदु था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त पिट्स जो था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था और वहीं इस एक्ट को लाया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसका 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला ये कि पहले जो कंपनी थी राजनीतिक और व्यापारिक एक में था, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पॉलिटिकल एंड ट्रेड दोनों मामले को अलग कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक और व्यापारिक मामले को अलग अलग बांट दिया गया। राजनीतिक मामलों के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया जो भी नागरिक, सैन्य और प्रशासन से संबंधित जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। यहाँ बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरा था कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जो व्यापारिक मामलों का देखरेख करता था। तो ये था 1784 में कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। राजनीतिक को निदेशक मंडल देखता था और व्यापारिक को नियंत्रण बोर्ड देखता था। ये 1784 का जो एक्ट है 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि भारत में कंपनी के शासन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार का क्षेत्र कहा गया
और दूसरा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के कार्यों के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। आज हम उसके बाद बात करेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 में कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और गवर्नर जनरल बनने से पहले अपना दो शर्त रखा था। पहला शर्त ये था कि वो विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त कर सकता है, यानी नहीं मान सकता है, जिसे अधिभावी भी बोलते हैं। और दूसरा, सेनापति का पद उसे चाहिए था, जिसे कमांडर इन चीफ कहते हैं। ये दोनों कानून बना करके लागू किया गया। उसके बाद कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर। ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है। 1784 के एक्ट, पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और ब्रिटिश सरकार के कंपनी के कार्य क्षेत्रों पर उसके प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। जिस उस वक्त गवर्नर कॉर्नवालिस को बनाया गया भारत का, और बनने से पहले दो शर्त रखा था। पहला ये था कि वो विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त कर सकता है, जिसे अधिभावी भी बोलते हैं। और दूसरा था कि सेनापति का पद उसे चाहिए था, जिसे कमांडर इन चीफ भी कहते हैं। ये दोनों को कानून बनाकर लागू किया गया। फिर कॉर्नवालिस गवर्नर बनने को स्वीकार किया इंडिया का। तो इसमें दो बातें थी। अब हम बात करते हैं 1793 का चार्टर कानून। कॉर्नवालिस को जो ये दो अधिकार दिया गया था, तो पहला जो अधिकार था कि वो अपने काउंसिल का निर्णय को निरस्त कर सकता है, तो भविष्य में और गवर्नर जनरल के लिए भी लागू हो गया। ठीक है। तो और कमांड जो सेनापति की सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया, बशर्ते कि उस रूप में उसे नियुक्त किया गया हो। तीसरा था कि हाँ, तीसरा था कि भारत में व्यापारिक एक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे उसको भारतीय रेवेन्यू में से ही भुगतान किया जाता था। ठीक है। तो 4 पॉइंट एक और था कि गवर्नर जनरल के अधीन जो भी मद्रास और बम्बई का प्रेसिडेंसी था उसके ऊपर और नियंत्रण लागू किया गया। तो 3-4 पॉइंट है। पहला कि कॉर्नवालिस को जो शक्ति मिला था 1786 के एक्ट के तहत, वो भविष्य में और गवर्नरों के लिए भी लागू हो गया, यानी काउंसिल के मामले को निरस्त कर सकता था। कमांडर इन चीफ की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, उसे अलग से पद नियुक्त किया जाता था। तीसरा था कि भारत में जो कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार मिला था उसको ब्रिटिश सरकार ने 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। चौथा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य थे उसको रेवेन्यू, उसका भुगतान जो होता था भारतीय रेवेन्यू में से ही होता था, ब्रिटिश सरकार नहीं करती थी। पांचवा था कि गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई की जो भी शक्ति थी उस पर और नियंत्रण लाया गया। तो 1793 का चार्टर कानून समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे चार्टर्ड कानून 1813। तो इस कानून के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन चाय एंड चीन को छोड़ के, वह चाय के साथ चाय का व्यापार कर सकता था और चीन के साथ कर सकता था। इस पर कंपनी का एक अधिकार था। दूसरा था कि भारत में कंपनी शासित जो भी प्रदेश थी, ब्रिटेन राजा का जो प्रभुता स्थापित हो गया। ठीक है। तीसरा था कि ईसाई मिशनरी को भारत आकर के ईसाई ईसाई धर्म प्रचार करने का प्रावधान लागू हो गया। जहाँ भी भारत में ब्रिटिश इलाके का बासिंदे था वहाँ पे प्रचार प्रसार होता था। और पहली बार इस एक्ट के तहत स्थानीय सरकार जो है व्यक्तियों पर, भारतीय व्यक्तियों पर कर लगाना शुरू किया और जो कर नहीं देता था उसको दंड देने का भी प्रावधान था। तो पहला है कि व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया कंपनी के चाय एंड चीन को छोड़ के। ठीक है। भारत में कंपनी शासित जो भी क्षेत्र था उस पर ब्रिटेन के राजा का वर्चस्व स्थापित हो गया। तीसरा था कि ईसाई मिशनरी भारत में आया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया। स्थानीय सरकार टैक्स लगा सकता था भारतीय लोगों पर और नहीं टैक्स देने पर दंड का प्रावधान था। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत जो है ये बहुत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को अधिक केंद्रीकरण बनाया भारत में, तो इसका विशेषता बहुत अधिक है। पहला है कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे चाय एंड चीन को छोड़ के, वह पूरी तरह से समाप्त किया गया। इनफैक्ट चाय और चीन को भी उसको एक अधिकार नहीं रहा। दूसरा था कि बंगाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो किया गया था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया।
इस नागरिक सैन्य जो भी शक्ति थी उसमें निहित थी। मतलब एक ऐसे सरकार का निर्माण किया गया जो जो भी भारतीय क्षेत्र का ब्रिटिश अधिपत्य था वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। और पहला गवर्नर जनरल जो था भारत का विलियम बेंटिक बना। हम्म। दूसरा पॉइंट था कि मद्रास एंड बम्बई के जो भी गवर्नर थे उसको विधायिका संबंधी शक्ति जो भी थी उस वो भी छीन लिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी शक्ति का असीमित अधिकार दे दिया गया। एक था पहले बनाए गए जो भी कानून हम पढ़े हैं उसको नियामक कानून कहा जाता था, लेकिन 1833 का जो कानून है उसको अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया, यह सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। जैसे हम पहले चर्चा किए थे 1784 में कि राजनीतिक व्यापारी को अलग किया गया था, पर यहाँ पे व्यापारी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यह प्रशासनिक निकाय बन गया। और सिविल सेवकों के भर्ती के लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे विरोध किया तो इस एक्ट के तहत लागू नहीं हो पाया, ये अगले एक्ट में लागू हो गया। तो 1858 के चार्टर अधिनियम देखेंगे, ये 1793 से 1853 के जो भी हम अधिनियम देखे ये इसमें अंतिम था। ठीक है, तो पहली बार जो भी गवर्नर और उसके परिषद थे उसको विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। पहले विधायी और प्रशासनिक कार्य एक ही में था, अलग कर दिया गया और 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसे विधान पार्षद कहा गया। यानी शॉर्ट शब्दों में कह सकते हैं कि पहली बार नए विधान परिषद का गठन हुआ 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, जिसे छोटी संसद भी कहते थे। लागू होता था जो ब्रिटेन के संसद में लागू होता था उस टाइप से यहाँ पर भी एक छोटी संसद का निर्माण हुआ। जो 1853 के एक्ट के तहत जो सिविल सेवकों को शुरुआत किया गया था प्रतियोगिता देने का, वो नहीं हो पाया था, वो 1858 के कानून के तहत यहाँ पे शुरू हो गया। और ये भारतीयों भी प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सिविल सेवा परीक्षा दे सकते थे, शामिल हो सकते थे। और इसी के तहत एक मैकाले समिति का गठन हुआ जो 1854 में हुआ था। और कंपनी के जो भी शासन का नियम था उसको और विस्तारित किया गया, लेकिन समय निर्धारित नहीं किया गया कि कंपनी का शासन अब कब तक रहेगा, कभी भी समाप्त हो सकता था। ठीक है, और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया और गवर्नर जनरल के पार्षद में 6 में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से होना था। इसी के तहत कंपनी का शासन समाप्त होता है। अब हम आगे बात करेंगे 1858 से 1947 तक ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो हम बस 2 मिनट के लिए रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़े हैं उसको। ठीक है, हाँ, तो हमको रिकॉल करना है 1773 का एक बात किए कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला था। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था एंड केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। इसकी विशेषता वही था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, हेल्प के लिए 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्ति पहला वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तीसरा था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य थे। चौथा था कंपनी के कर्मचारी जो थे उसको निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। और पांचवा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन, जो भारत में जो भी कंपनी गतिविधियां करती थी उसका जानकारी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। 1781 में यही पढ़े थे कि पहले गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सदस्य थे, कंपनी के सेवक थे, वो कोई भी गलती या जो भी करते थे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था, जिसको इससे वंचित कर दिया गया। ठीक है, तीसरा था कि रेवेन्यू वसूली मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया गया और कलकत्ता के सभी निवासी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया और हिंदू मुस्लिम पर उसके निजी कानून उनके अनुसार लागू होते थे। और प्रांतीय न्यायालय जो थी वो काउंसिल के जो भी गवर्नर था उसके अंतर्गत आ गया। 1784 में वही पढ़े कि पहले राजनीतिक और व्यापारिक मामले एक ही में थे, उसको अलग कर दिया गया। राजनीतिक के लिए निदेशक मंडल और व्यापारी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यही बात की कि 2 कारणों से महत्वपूर्ण थे 1784 का एक्ट। पहला कि ये भारत में कंपनी के अधीन को क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का कहा गया और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण भी हुआ। 1786 में यही पढ़े थे कि विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त कर सकता था कॉर्नवालिस
और कमांडर इन चीफ का पोस्ट चाहिए था। 1793 में यही पढ़े कि कॉर्नवालिस को दिए गए शक्ति जो काउंसिल के निर्णय को निरस्त कर सकता था, भविष्य में सभी गवर्नरों को कमांडर इन चीफ का पोस्ट अलग कर दिया गया। भारत में व्यापारी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय रेवेन्यू में से ही भुगतान किया जाता था और मद्रास और बम्बई पर और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान किया गया। 1813 में यही पढ़े हैं कि कंपनी का व्यापारी के एक अधिकार समाप्त, चाहे चीन को छोड़ के कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुता हो गया। ईसाई मशीनरी जो है भारत में आकर प्रचार प्रसार करने लगे और स्थानीय व्यक्तियों पर कर लगाया गया। 1833 में पढ़े कि जो भी बंगाल के गवर्नर थे उसको भारत के गवर्नर बना दिया गया। पहला विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। पहले बनाए गए कानून को नियामक, उसके आगे को अधिनियम कहा गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः समाप्त और सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था, हालांकि हो नहीं पाया था। 1858 में वहीं पढ़े जो प्रयास किया गया था वो हो गया। अब इसके तहत मैकाले समिति बना और पहली बार गवर्नर जनरल में विधान परिषद का गठन किया गया जिसे संसद कहा जाता था और 6 में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से होता था। इसी के तहत हम कंपनी के शासन को पूरी तरीके से पढ़ लिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आगे हम वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर पाए।